दोस्तों नमस्कार। मिसाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और दोस्तों कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे, पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, स्वस्थ होंगे, घर पे होंगे, मस्त होंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहें, पढ़ाई लिखाई करते रहें। दोस्तों आज हम लोग संविधान का लगभग संवैधानिक विकास का आखिरी पड़ाव पहुंच चुके हैं, क्योंकि 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। इसके पश्चात हम लोग सीधा संविधान सभा पे आ जाएंगे। संविधान सभा पे आने के पश्चात फिर हम लोग संविधान शुरू करेंगे। तो दोस्तों 1773 से हम लोगों ने प्रारंभ किया था और पढ़ते पढ़ते एक एक वीडियो क्रम से बनाते बनाते देखते देखते पढ़ते पढ़ते दोस्तों आज हम लोग कैबिनेट मिशन पे आ चुके हैं। तो ठीक है, कैबिनेट मिशन की हेडिंग हम लोग डालते हैं और कैबिनेट मिशन की शुरुआत करते हैं दोस्तों। कैबिनेट मिशन 1946। कैबिनेट मिशन 1946। दोस्तों कैबिनेट मिशन 1946 ठीक है, हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेकिन कैबिनेट मिशन क्यों आया था दोस्तों, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी थी और कैबिनेट मिशन ने इतना अच्छा ऑफर भारत को क्यों दिया? कैबिनेट मिशन के माध्यम से ही भारत में सब कुछ बदल गया दोस्तों। तो हम लोग थोड़ा सा वो पृष्ठभूमि देखते हैं जिसमें ब्रिटेन की सरकार ने कैबिनेट मिशन भेजा और भारतीयों में बहुत सारा एक अच्छा संचार कर दिया कि हाँ अब हम स्वतंत्र हो जाएंगे, हमें आज़ादी प्राप्त हो जाएगी। तो आखिर क्यों? तो दोस्तों इसके पहले कैबिनेट मिशन प्लान के पहले आपको पता है क्रिप्स मिशन आया था। 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। और क्रिप्स मिशन क्यों आया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, उसमें भारतीयों का सहयोग प्राप्त करने के लिए बहुत लोगों ने ब्रिटेन की सरकार को यह सलाह दी कि आप क्या करिए, भारत में एक मिशन भेजिए और वह मिशन भारत जाए और भारत के बड़े बड़े नेताओं को अपने विश्वास में ले ले। यदि ऐसा हो जाएगा तो द्वितीय विश्व युद्ध ब्रिटेन जीत सकता है। ब्रिटेन क्या, वो तो मित्र राष्ट्र था, मित्र राष्ट्र का लीडर था इंग्लैंड। तो उन लोगों ने प्लान बनाया और सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन आता है 1942 में। लेकिन वह पूरी तरह से असफल हो जाता है। क्रिप्स को क्यों भेजा गया था? तो क्रिप्स नेहरू के बहुत अच्छे मित्र थे, तो इसीलिए क्रिप्स को भेजा गया था 1942 में। तो चूंकि वो उसका कोई योगदान संविधान में है नहीं 1942 का, इसलिए हम लोग उसको नहीं देखते हैं। हम लोग सीधा आते हैं 1946। लेकिन 1946 का कैबिनेट मिशन क्यों आया था दोस्तों? तो आपको पता होगा कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध 44 के लगभग अंत में ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था और ब्रिटेन कहीं ना कहीं बहुत सारा नुकसान उठा चुका था। ब्रिटेन में भी द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात 1945 में ही वहां पर चुनाव होता है। चुनाव होने के पश्चात ब्रिटेन में उदारवादी, हम उसको लेबर दल कह सकते हैं, लेबर दल की सरकार आ जाती है, जो उदारवादी लोग रहते हैं और सर क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सर क्लीमेंट एटली वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो सर क्लीमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के थोड़ा सा समर्थन करते थे, भारत की स्वतंत्रता का समर्थन करते थे। दूसरी चीज आप लोग ये मत समझिए कि स्वतंत्रता जो हम लोगों को प्राप्त हो गई वो केवल और केवल कुछ लोगों की देन है। जी नहीं दोस्तों, 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात बहुत सारा परिदृश्य बदल चुका था दोस्तों। और आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में ही क्या हुआ था, यूएनओ की स्थापना भी हो चुकी थी। तो दोस्तों बहुत कुछ हुआ था, हम लोग इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। और आपको पता है नौसैनिक विद्रोह भी हो चुका था, नौसेना का विद्रोह भी हो चुका था। उसके पहले भारत छोड़ो आंदोलन भी चल चुका था और आज़ाद हिंद फौज काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा चुकी थी ब्रिटेन को। तो दोस्तों अब ब्रिटेन की सरकार को कहीं न कहीं ये एहसास हो गया था कि अब तलवार के दम पर, ताकत के दम पर भारतीयों पर राज करना आसान नहीं है। और पूरा विश्व बदल चुका था,
पूरा विश्व बदल चुका था। तो उस बदले हुए परिदृश्य में ब्रिटेन सा सम्मान यहां से वापस जाना चाह रहा था दोस्तों, जैसे आज क्या कर रहा है, तालिबान से अमेरिका जाने का प्रयास कर रहा है। तालिबान को समाप्त करने के लिए अमेरिका, नाटो सेना यहाँ आई थी, अमेरिका की नाटो सेना यहाँ आई थी, लेकिन तालिबानियों को समाप्त नहीं कर पाए वो लोग, और वो लोग ससम्मान जाने का प्रयास कर रहे हैं और कंटिन्यू समझौता हो रहा है, वार्तालाप भी हो रही है और सकारात्मक दिशा में जा रही है। तो ये लोग भी जैसे ससम्मान वापस जाना चाह रहे हैं। आज का उदाहरण हमने इसकी तुलना इसलिए कर दी कि आपको समझ में आ जाए। तो आज जैसे अमेरिका तालिबान से निकल के जाने का प्रयास कर रहा है, वैसे ही उस समय ब्रिटेन की सरकार भारत से ससम्मान निकल के जाने का प्रयास कर रही थी। तो दोस्तों आपने देख लिया, उसके पहले 1946 कैबिनेट मिशन आता है, उसके पहले की पृष्ठभूमि आप लोगों ने 2-3 चीज़ें देख लिया। और अब हम लोग दोस्तों इस पे आते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत होती है, कैसे आने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आपको घटनाक्रम भी थोड़ा सा आप याद ऐसे लिखते चलिएगा। फरवरी 1946 में पैथिक लॉरेंस ने दोस्तों, ये सचिव थे पैथिक लॉरेंस ने घोषणा कर दी। आपको पता होगा, यहां हम लिख दे रहे हैं, क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके थे। क्लीमेंट एटली प्रधानमंत्री बन चुके थे और ये उदारवादी विचारधारा के थे। तो क्लीमेंट एटली के माध्यम से पैथिक लॉरेंस ने एक घोषणा की, कहां, हाउस ऑफ कॉमन्स में, ब्रिटेन में इस बात की घोषणा की कि भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। तो दोस्तों कभी कभी आता है कि कैबिनेट मिशन योजना की घोषणा कब की गई थी, तो 1946 में की गई थी। और क्लीमेंट एटली के एक होता नहीं कि क्लीमेंट एटली की तरफ से सर पैथिक लॉरेंस, जो उस समय भारत के सचिव हुआ करते थे, उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में इस बात की घोषणा की कि भारत में संवैधानिक सुधार के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। अब अगला दोस्तों देखते हैं हम लोग, मार्च में गठन हो जाता है, मार्च में कैबिनेट मिशन का गठन हो जाता है दोस्तों। और इसमें कुल मिला के 3 सदस्यों की नियुक्ति होती है। इसमें पैथिक लॉरेंस रहते हैं, यही जो सचिव थे पैथिक लॉरेंस रहते हैं। और दोस्तों A.B. अलेक्जेंडर रहते हैं, A.B. अलेक्जेंडर रहते हैं दोस्तों। और सर स्टेफर्ड क्रिप्स रहते हैं। ये लोग मिल करके क्या करते हैं, ये अध्यक्ष रहते हैं, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, अध्यक्ष। तो दोस्तों यहां से पीसीएस में एक नहीं पता नहीं कितनी बार प्रश्न आ चुका है कि जो कैबिनेट मिशन भारत में आया था उसका अध्यक्ष कौन था, तो उसका अध्यक्ष था पैथिक लॉरेंस। और उसमें टोटल कितने सदस्य थे, तो उसमें टोटल 3 सदस्य थे। उसका नाम पूछ लेता है, पीसीएस में कई बार पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, और ये तीनों नाम दे देता है और कोई और नाम जोड़ देता है, पूछता है इसमें से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो आपको ऐसे याद रख लेना है, एक ट्रिक के माध्यम से भी आप याद रख सकते हैं। इसको हम लोग APK ऐसे कर लीजिए, APK, ए से हम लोग लिख लेते हैं अलेक्जेंडर, ए से अलेक्जेंडर हो जाएंगे, पी से हो जाएंगे पैथिक लॉरेंस और के से हो जाएंगे क्रिप्स। तो ऐसे आप ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि APK के नेतृत्व में कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था। यही 3 लोग थे, APK ऐसे आप याद रख लेना। और जब एग्जाम हॉल में आएगा तो एक APK पकड़ के आप मार सकते हैं। ए से अलेक्जेंडर, AB अलेक्जेंडर, पी से पैथिक लॉरेंस और के से क्रिप्स। तो इतने लोग इसमें सदस्य थे दोस्तों। ये लोग 24 मार्च
24 मार्च 1946 को दिल्ली आ जाते हैं। दोस्तों ऐसे लिखते चलिएगा आप कि फरवरी में, मार्च में और 24 मार्च को लोग 1946 में कहाँ आते हैं? दिल्ली आते हैं। यह प्रश्न भी आ चुका है कि कैबिनेट मिशन सबसे पहले कहाँ आता है। उसमें 4 ऑप्शन दिया था बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास। तो आप कहाँ मारना है? सबसे पहले कैबिनेट मिशन सीधा दिल्ली आके उतरता है। अब दिल्ली आके उतरते हैं कैबिनेट मिशन वाले, ये तीनों लोग। तो ये लोग क्या करते हैं? ये लोग दोस्तों कई नेताओं से, भारत के बड़े बड़े नेताओं से, महात्मा गांधी से मिलते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना से मिलते हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद से मिलते हैं। जितने बड़े बड़े नेता थे इन लोगों ने उनसे युद्ध स्तर पर मुलाकात की। युद्ध स्तर शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं हम दोस्तों, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी से जल्दी कोई सकारात्मक निर्णय लेकर के भारत से विदाई चाह रहे थे। इसको याद रखना, सबसे जल्दी रिपोर्ट देने वाला, ये भारत में आने वाला सबसे जल्दी रिपोर्ट देने वाला ही ये आयोग था। मार्च में आया था, अप्रैल छोड़ के मई में इसने रिपोर्ट पेश कर दी थी दोस्तों। मई में, सोचिए 1-1.5 महीने के अंदर इन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी थी। तो ये आते हैं, युद्ध स्तर पर नेताओं से मुलाकात करते हैं। और आपको इतना हमेशा याद रखना होगा कि कांग्रेस एक अखिल भारत की बात कर रही थी कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, और मोहम्मद अली जिन्ना इस फिराक में थे कि किसी भी कीमत पर भारत का विभाजन हो जाना चाहिए। लेकिन अंततोगत्वा ये लोग क्या करते हैं? ये लोग मई में अपनी रिपोर्ट पेश कर देते हैं। मई में रिपोर्ट पेश कर देते हैं। मई में इनकी रिपोर्ट पेश हो गई। अब आप सोचिए, मई में रिपोर्ट इनकी पेश हो जाती है, और अब इनकी रिपोर्ट में कौन कौन सी बातें होती हैं वह हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो आपने देख लिया कैसे क्रम से इसकी घोषणा होती है, फिर गठन होता है, फिर ये लोग भारत आ जाते हैं, और फिर भारत आ जाते हैं, सारे नेताओं से मुलाकात करते हैं, सभी लोगों का नज़रिया देखते हैं। एक प्रश्न हमेशा याद रखना दोस्तों, ये पीसीएस का फिर से बता रहे हैं, प्रश्न आ चुका है कि कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण पक्ष में कौन था? पूर्ण पक्ष में कौन था? तो महात्मा गांधी। महात्मा गांधी पूर्ण रूप से इसको स्वीकार कर रहे थे, क्योंकि इसमें वो सारी बातें थी जो भारत वाले चाह रहे थे। और किसने अस्वीकार किया था? तो मुस्लिम लीग ने अस्वीकार किया था। उसके लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो दोस्तों हम लोग इसको मिटाते हैं, फिर एक एक चीज, एक एक मतलब बिंदु से देखते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान में क्या क्या था। तो इसको मिटा देते हैं दोस्तों। इसको आप ऐसे नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट लेकर के इसको आप याद रखिएगा कैसे कैसे कौन कौन इसमें था। अभी कुछ प्रश्न अंत में इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे इस पर प्रश्न बनेगा। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं, मई में इनकी रिपोर्ट पेश हो जाती है। मई में रिपोर्ट पेश हो गई, और रिपोर्ट मई में पेश। अब इसमें प्रावधान क्या था? देखो दोस्तों, अब पहला प्रावधान था भारत की एकता को बनाए रखा गया। भारत की एकता को बनाए रखा गया, एकता को बनाए रखा गया, भारत की एकता को बनाए रखा गया। दूसरा पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई। पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी गई। अब दोस्तों आप सोचिए, जब पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी जाएगी तो अब मोहम्मद अली जिन्ना क्या करेंगे? बवाल तो करेंगे ही। तो इस पे हम लोग अभी 2 मिनट बाद आते हैं। पहले और बातों को हम लोग देख लेते हैं, फिर इस पे हम लोग चर्चा करते हैं। दोस्तों फिर अगला प्रावधान इसमें था कि एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो इसमें लिखते हैं संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था कर दी गई कि अब आप लोग क्या करिए? अब आप लोग जल्दी से जल्दी अपना संविधान बनाइए और हमको आप सूचित करिए कि आपका संविधान बन गया है,
और हम फिर घोषणा करके स्वतंत्रता की घोषणा करके हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो दोस्तों संविधान सभा की घोषणा हो गई। संविधान सभा की जब घोषणा हो जाती है तो चुनाव होना है। तो अब दोस्तों इतना जल्दी तो चुनाव संभव नहीं था। प्रत्यक्ष चुनाव जैसे हम लोग होते नहीं है, जैसे प्रधानी का चुनाव होता है, सांसदी का होता है, विधायकी का होता है, ये प्रत्यक्ष चुनाव होता है। और दोस्तों आप लोग देखते ही हैं कि इसमें कितना लंबा समय लग जाता है। तो यह संभव नहीं था। तो इसमें व्यवस्था कर दिया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो जाए। अप्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे अपने यहाँ देखिए राज्यसभा का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एमएलसी का चुनाव होता है, इन सब का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। वैसे ही क्या किया गया कि जो संविधान सभा के सदस्य होंगे उनका चुनाव अप्रत्यक्ष कर दिया जाए। तो दोस्तों आपको लिखना है अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था, अप्रत्यक्ष चुनाव की व्यवस्था। इसमें क्या कह दिया गया कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, 10 लाख की जनसंख्या पर, की जनसंख्या यानी 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य की नियुक्ति होगी, एक सदस्य की नियुक्ति होना था। तो अभी दोस्तों आपको ये एक आध बार पूछ चुका है कि सदस्यों की नियुक्ति कितनी जनसंख्या के आधार पर की गई। तो 10 लाख के आधार पर एक सदस्य की नियुक्ति की गई थी। तो दोस्तों हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे संविधान सभा, जब हम लोग इसके पश्चात संविधान सभा पढ़ेंगे। और दोस्तों हम आपको विश्वास दिलाते हैं संविधान सभा का हम वो क्लास आपको लेंगे, इतना बेहतरीन पढ़ाएंगे दोस्तों, विश्वास रखिएगा आप, बस आप समझिएगा, अच्छे से समझिएगा दोस्तों। हम विश्वास दिलाते हैं कि आप संविधान सभा का जितना कन्फ्यूजन है सब भूल जाएंगे कि संविधान सभा में कोई कन्फ्यूजन भी होता है। और दोस्तों संविधान सभा में लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, तो सारा कन्फ्यूजन हम दूर कर देंगे, बस विश्वास रखिए। अगले वीडियो का इंतजार करिए। तो अप्रत्यक्ष संविधान सभा के निर्माण की व्यवस्था कर दी गई। 10 लाख पर एक सदस्यों की नियुक्ति की गई। अब दोस्तों आप समझिएगा कि बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, अभी फालतू की चीज़ें। एक त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था भी थी, तो कभी कभी पूछ लेता है। चौथा त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था, त्रिस्तरीय शासन की बात दोस्तों, इसमें आपको ज़्यादा इसके चक्कर नहीं पड़ना है। त्रिस्तरीय का मतलब होता है आ बा सा, ऐसे बांट दिया गया। और इसमें आ श्रेणी का राज्य, बा श्रेणी का राज्य, यानी ए बी सी करके कर दिया गया कि ए में इतने राज्य रहेंगे, बी में इतने राज्य रहेंगे, सी में इतने राज्य रहेंगे। तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बस एक शब्द आप याद रख सकते हैं कि त्रिस्तरीय शासन की व्यवस्था की बात इसमें की गई थी। ये इतने महत्वपूर्ण बिंदु थे जिसको इसमें शामिल किया गया था। अब हम लोगों को दोस्तों क्या देखना है कि जब संविधान सभा के निर्माण की बात कर दी गई तो संविधान सभा का चुनाव भी होगा, और चुनाव होगा तो उसके बाद की बातें भी होंगी। तो पाकिस्तान की मांग जब अस्वीकार कर दी गई तो मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, इसका बहिष्कार कर दिया गया। उन्होंने इसका बहिष्कार कर दिया और बोले कि हम कैबिनेट मिशन को स्वीकार नहीं करेंगे। अब इसके पश्चात क्या होता है, बहुत समझाया जाता है इनको कि नहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, आप परेशान ना हो। दोस्तों इसको मिटा देते हैं, फिर हम आगे लिखते हैं। यही 3-4 बात हुई थी, बस ज़्यादा बात नहीं हुई थी इसमें ये चीज़ आप याद रखिएगा, भारत की एकता को बनाए रखा गया, इसको याद रखिएगा आप। पाकिस्तान की मांग स्वीकार नहीं की गई थी और संविधान सभा की व्यवस्था 10 लाख पर एक। अब दोस्तों जब ये हो जाएगा तो आपको पता है कि क्या होगा, जुलाई में क्या होता है, जुलाई में संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया शुरू होती है। जुलाई में संविधान सभा के गठन की जुलाई में दोस्तों चुनाव हो जाता है, संविधान सभा के लिए चुनाव हो जाता है। अब दोस्तों जब चुनाव हो जाता है तो इसमें मुस्लिम लीग की हालत बहुत ख़राब हो जाती है, बहुत ख़राब हालत हो जाती है और केवल उनको 73 सीट मिलती है। तो जाहिर सी बात है मोहम्मद अली जिन्ना को लगता है कि अब हमारी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होगी। तो अब वो क्या करते हैं, अब
इसका बहिष्कार करेंगे। क्यों? क्योंकि जो वायसराय थे उन्होंने नेहरू को बुला लिया कि आइए और आप क्या करिए, सभा का, संविधान सभा का गठन करिए। और संविधान सभा का नहीं, अंतरिम सरकार का भी गठन करना था दोस्तों, अंतरिम सरकार का भी गठन करना था। आप समझिएगा, यही जो संविधान सभा थी, यही संविधान सभा यही क्या थी, अंतरिम सरकार भी थी, अंतरिम सरकार दोस्तों। यही संविधान सभा जो है वो शासन भी चला रही थी और संविधान का निर्माण भी कर रही थी। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि अलग अलग था, नहीं दोस्तों, संविधान का निर्माण भी यही लोग कर रहे थे और सरकार भी चला रहे थे। ये लोग सुबह के समय संविधान बनाते थे और शाम के समय क्या करते थे, ये सरकार चलाते थे। यानी एक ही थे, नहीं कंफ्यूज हो जाइए आप। तो अंतरिम सरकार का भी गठन करना था और संविधान सभा का भी गठन करना था। तो अंतरिम सरकार, चूंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, तो उसको बुलाया जाता है कि आइए आप सरकार बनाइए। दोस्तों, जब नेहरू को बुला लिया जाता है और सरकार के गठन की प्रक्रिया जब नेहरू प्रारंभ करते हैं तो मोहम्मद अली जिन्ना विद्रोह कर देते हैं। विद्रोह करके क्या करते हैं, अब हम लोग देखते हैं। आप एक बात याद रखिएगा कि यही अंतरिम सरकार थी, यही संविधान सभा भी थी, इतना याद रखिएगा दोस्तों। जब ये हो जाता है तो अगस्त में 16 अगस्त की डेट आप याद रखिएगा दोस्तों, 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना क्या करते हैं, जिन्ना कहते हैं सीधी कार्रवाई यानी डायरेक्ट एक्शन प्लान कौन करता है, डेट आप याद रखिएगा, 16 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना सीधी कार्रवाई दिवस मनाते हैं और दंगे प्रारंभ हो जाते हैं भारत के अंदर। दंगे प्रारंभ हो जाते हैं दोस्तों। नोआखाली, पश्चिम बंगाल, आप सुने होंगे। आप क्या कहा जाए दोस्तों, हिंदुस्तान के लोग ही हिंदुस्तान को मारना शुरू करते हैं। अब आप कल्पना करिए, अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे। जैसे ही अंग्रेज भारत छोड़ के जाने लगे, वैसे ही भारत अपनी असली औकात में आ गया कि हमारी यही पहचान है, हम आपस में लड़ते हैं। आप अंग्रेज जाओ, हम आपस में लड़ते हैं और हम प्राचीन काल से लड़ते आए हैं दोस्तों। आप इतिहास उठा के देख लीजिए तो भाई भाई को मार देता था और यही कारण था कि यहाँ पे क्या हुआ, मुसलमानों का आक्रमण हुआ और अंत भारत कई सौ साल तक गुलाम रहा। आप मोहम्मद बिन कासिम का तो आक्रमण ठीक है लूटने के लिए हुआ था, आप गुलाम वंश से आप सोच लीजिए, आप गजनबी का आक्रमण सोच लीजिए। गजनबी के आक्रमण के पश्चात से 1947 तक भारत दोस्तों गुलाम था। यानी 1026 से हम सोच लें, जब सोमनाथ के मंदिर पे आक्रमण किया था, तो दोस्तों लगभग 1000 साल तक भारत गुलाम था। 1000 साल तक भारत गुलाम था। यानी गुलाम वंश आया, खिलजी वंश आया, तुगलक वंश आया, सैयद वंश आया, लोधी वंश आया, मुगल वंश आया, उसके बाद अंग्रेज आ गए और 1947 में हम लोग स्वतंत्र हुए। और दोस्तों दुर्भाग्य है कि स्वतंत्र नहीं हुए, आज भी हम लोग कहीं न कहीं मानसिकता से गुलाम हैं। जो लोग अंग्रेजी बोल देते हैं 2 शब्द, उनको हम लोग अच्छा समझते हैं। क्या अंग्रेजी क्या है दोस्तों, अंग्रेजी विदेशी भाषा है। आप कल्पना करिए, उन्हीं का खान पान, उन्हीं का कल्चर हम लोग अपना रहे हैं। तो आज भी हम लोग शरीर से तो ठीक है स्वतंत्र हैं, लेकिन मानसिक रूप से दोस्तों आज भी गुलाम हैं। इसको बहुत गहराई में सोचिएगा आप, तब आपको समझ में आ जाएगा। हमारी हिंदुस्तान की कल्चर, हमारी प्राचीन कल्चर आज नहीं है, हम लोग उन्हीं अंग्रेजों का आज भी नकल कर रहे हैं और इसको बोलते हैं यही हमारा विकास है। तो दोस्तों इस पे चर्चा हम लोग नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग इस पे चर्चा करने जा रहे हैं कि जैसे ही 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन प्लान की घोषणा मोहम्मद अली जिन्ना करते हैं और वैसे ही क्या होता, दंगे होने प्रारंभ हो जाते हैं और बड़े स्तर पे दंगे होते हैं। आपको पता है, फिर महात्मा गांधी जाते हैं, दंगे को शांत करवाने का प्रयास करते हैं और ठीक है धीरे धीरे दंगा शांत भी होता है। अक्टूबर में आकर के क्या होता है, बहुत बातचीत जब होती है तो अक्टूबर में आकर के क्या होता है, अक्टूबर में दंगा थोड़ा सा शांत होता है
और यहाँ पे मोहम्मद अली जिन्ना तैयार हो जाते हैं संविधान सभा में भाग लेने के लिए, संविधान के निर्माण में भाग लेने के लिए। और दोस्तों एक बात आप यहीं याद रखिएगा, जब महात्मा गांधी दंगों को रोक रहे थे, दबा रहे थे, मतलब सबको समझा रहे थे, तो उन्हीं के इस कर्तव्य को देख करके लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स किसको कहा जाता है? महात्मा गांधी को कहा जाता है। किसने कहा था? तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था। उस समय यहाँ के ये वायसराय थे, सॉरी गवर्नर जनरल थे। तो आप इतना याद रखिएगा कि 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन प्लान होता है। और दोस्तों एक जो आंकड़ा है इसमें कहा जाता है कि लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे इस दंगे में। 5 लाख लोग मारे गए थे और लगभग 2 करोड़ लोग अपने परिवार से क्या हुआ था? उनका परिवार पलायन किया था। आप कल्पना करिए, हिंदुस्तान के लोग अंग्रेजों के जाते ही अपनी असलियत पे आ जाते हैं। तो इतना होता है और फिर संविधान सभा का गठन हो जाता है दोस्तों समझौते के तहत। फिर 9 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। और दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में, अगले पार्ट में यहीं से प्रारंभ करेंगे और दोस्तों बहुत विस्तार से हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में थोड़ी बात हम लोग और देख लेते हैं कि इस समय वायसराय कौन था और इस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो आपको पता होगा जब ये आता है तो उस समय यहाँ पे लॉर्ड वाबेल यहाँ के कौन थे? यहाँ के वायसराय थे, वायसराय। और दोस्तों उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे। तो दोस्तों इतनी बात आपको इसमें ध्यान दे लेना है, पूछ लेगा। उस समय भारत का वायसराय वाबेल थे, उसके बाद में पूछ लेगा कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो अबुल कलाम आजाद थे। इतनी बात कैबिनेट। हाँ, उस समय वहाँ का प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो क्लीमेंट ब्रेटली से याद रखिएगा, ब्रेटली ऑस्ट्रेलिया का फास्ट बॉलर, वहां से आप याद रख सकते हैं कि एटली। तो इतनी बातें दोस्तों हम लोग कैबिनेट मिशन में देख लिए। कैबिनेट मिशन पढ़ने के पश्चात इसी आधार पे हाँ एक प्रश्न ये भी आता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस हम लोगों ने लगभग पढ़ लिया है। आज के लिए बस इतना ही। आप ईमानदारी से इस वीडियो को पूरा देखे होंगे, हमको पूरा विश्वास है, और अच्छे से अब तैयार भी हो गया होगा दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।